जब सरकार द्वारा आज से हम जो है जब यार कोई उसी में वहाँ से और फिर मैं विनोद सिंह नेगी, पूर्व सैनिक, 1993 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और मैं पहली बटालियन जो थी वो 16 बिहार रेजिमेंट थी, जो कि अभी आपने 2 साल पहले सुना होगा कि जून महीने में 16वीं बिहार रेजिमेंट ने गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में चाइना वालों के दांत खट्टे कर दिए थे और वो मेरी पहली पलटन थी। उसके बाद 93 से लेकर 99 तक मैं 16 बिहार में रहा और 99 में हमारी पोस्टिंग वहाँ से, जो हमारी कंपनी थी डेल्टा कंपनी, उसको वहाँ से पोस्टिंग 18 गढ़वाल के साथ कर दिया गया और मई महीने में हम आसाम से 18वीं गढ़वाल उस टाइम पे JNK में थी, तो हम JNK के लिए रवाना हो गए थे। और जब हम ट्रांजिट कैंप श्रीनगर में गए तो हमें वहाँ पता चला कि 18वीं गढ़वाल राइफल इस टाइम पे कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने पहुँच चुकी है और हम भी 1-2 दिन वहाँ से कारगिल के लिए रवाना हो गए। और जून के महीने में लड़ाई लग चुकी थी और हमें श्रीनगर से कारगिल के लिए रवाना हो गए थे। जब हम सोनामार्ग में गए तो वहाँ पे एक कर्नल साहब थे और उन्होंने बताया कि बेटा अभी घबराने की बात नहीं है, लड़ाई तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और आप जाइए और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम गए, नए नए तो थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मगर जब हम वहाँ पर गए तो फिर वहाँ पे काफ़ी उस टाइम पे हमारे इंडियन आर्मी की काफ़ी डेड बॉडियाँ भी हमारे सामने आई थी। फिर भी हमने एक मन बना लिया था कि अब यहाँ से तो अब हमें पीछे हटना नहीं है, लड़ाई लड़नी है और विजय हासिल करनी है। ठीक, मार्ग से हम दूसरे दिन ही कारगिल के लिए रवाना हो गए थे और अपने जो हमारी यूनिट का वहाँ पर रियर था, रात को हम रियर में रहे। रियर से जो है कि सुबह ही हमको वहाँ से लड़ाई के लिए भेज दिया गया। सुबह हम वहाँ से जब निकले तो आगे एक जगह है, हम वहाँ पे रात को रहे और रात को 12 बजे हमें ऑर्डर मिला कि आपको रात को ही 12 बजे अटैक में जाना है। जून का महीना था, रात को चंद्रमा लगा था और उस टाइम पे मूवमेंट बहुत बढ़िया था जाने के लिए, क्योंकि दुश्मन को भी वहाँ से जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो इतनी नहीं दिखती थी। तो हम गए और वहाँ पर जाके वहाँ से रात को हम जो है 12 बजे निकले और सुबह हम जो है कि 5 बजे उजाला होने से पहले एक जगह बिम्बट थी, बिम्बट में हम रात को ख़त्म होने के बाद सुबह हम जब उजाला हो गया तो वहाँ पर रहे। वहाँ से थोड़ा आराम करने के बाद दिन में हम करीब 11 बजे वहाँ से निकले। 11 बजे निकलने के बाद जब हम 4700 जो कि तोलोलिंग घाटी का नाम सुना होगा आपने, तोलोलिंग चोटी के पास हम पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने से पहले ही हम थोड़ी देर हमने वहाँ पे ब्रेकअप किया। ब्रेकअप करने के बाद थोड़ा हम वहाँ पे अपना संभाल ही रहे थे कि इतने में सामने से दुश्मन की बहुत बड़ी गोलाबारी हो गई, जिस गोलाबारी में कि मुझे भी चोट आई और उसमें हमारे 3 जवान वहीं पे ख़त्म हो गए थे और हम 6 जवान कैजुअल्टी हो गए थे। वहाँ पे कैजुअल्टी होने के बाद हमको वहाँ से नीचे लाया गया। नीचे लाने के बाद वहाँ पे एक हमारा रियर था, वहाँ पे रियर में थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ। बर्फ़ बहुत पड़ रही थी, मेरे पाँव में स्प्लिंटर लगे थे, चलने में मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी और एक स्प्लिंटर मेरे जो है कि यहाँ पे से हिट होकर अंदर चला गया, जिसके कारण कि काफ़ी खून बह रहा था, नाक से काफ़ी खून बहा, खून बंद नहीं हो रहा था। और इस तरह जब मेरे को स्टेशन पर लिटाया गया तो खून बंद नहीं हो रहा था, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ से क्या हो गया कि जो मुँह के ऊपर पूरा खून था वो पूरा जम गया था और पूरा लाल आंखों से दिखना बंद हो गया था। जब मैं नीचे आया तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने जब मेरे को वहाँ से स्टेशन से लाया गया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को देखते ही ऐसे मुँह कर लिया था कि इसका तो पूरा फेस बेकार हो गया। तो मुझे सुनाई तो दे रहा था, फिर मुझे लगा यार कि शायद बेकार हो गया पूरा चेहरा। फिर वहाँ से हमको तुरंत जो है कि फौजी गाड़ी के द्वारा इधर एक जगह है वहाँ पे रात को लाया गया। तो रात को लाया गया तो हम वहाँ पे रहे रात को और
रात को वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरी थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह हटाई और जो नाक में रुई वगैरह डाल दी थी, जिससे कि ब्लड का बहना बंद हो गया। वो जगह घुमरी थी, घुमरी, अब मुझे ध्यान आ रहा है, वो घुमरी जगह थी। घुमरी जगह से फिर सुबह वहाँ से एक बाई हेली आया और हेली से हमको वहाँ से श्रीनगर ले जाया गया। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे तब तक काफ़ी बढ़िया लगा था कि क्योंकि वहाँ पे कुछ इतनी शोरगुल, गोलियों की आवाज़ और बम की आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई दी थी बेस हॉस्पिटल में। तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे ताकि अपन ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब वहाँ पे रात को मेरा ऑपरेशन हुआ तो तब भी मुझे मतलब मेरा चेहरा पूरा पट्टी से बंधा हुआ था। तो और ऑपरेशन जब हुआ नाक का तो उसमें से जो कुछ बॉम्ब के टुकड़े, स्प्लिंटर के टुकड़े निकाले, तो उसके बाद उस पर पट्टी बांध के सुन्न हो गया। तो मुझे जो है कि तकरीबन लोग ये कह रहे थे कि इसकी नाक पूरी आउट हो चुकी है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं उस समय रात को मैंने एक नर्स थी वहाँ पे, मैंने कहा मैडम मुझे आप थोड़ा सा शीशा दिखा दीजिए, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। मगर उन्होंने बोला नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मत करो। रात को मैं उठा, मेरे काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं बाथरूम में गया तो मैंने सोचा मैं एक बार अपना चेहरा देख लेता हूँ। तो मैडम को पता चल गया जब भी मैं उठा। मैडम ने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैडम मुझे पेशाब जाना है। मैडम ने बोला आप लेटे रहिए, आपको यहीं पे व्यवस्था हो जाएगी और आपको बाथरूम में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगा कि शायद मेरा फेस ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो इस चीज़ में काफ़ी सोचने लग गया। फिर दूसरे दिन 2 दिन बाद वहाँ से जब हम थोड़े हालत सही हो गई तो वहाँ से आगे श्रीनगर में ही है एक हॉस्पिटल है जहाँ नाक कान गला वाला डॉक्टर साहब बैठते थे, वहाँ गए। तो फिर भी तब भी मेरे पट्टी बंधी हुई थी, केवल आँख दिख रही थी, बाकी मुँह में पूरी पट्टी बंधी हुई थी। तो वहाँ पे एक दोस्त था मेरा जो कि मेरे बचपन का था, कालागढ़ का रहने वाला है, उसकी यूनिट भी उधर ही थी और वो वहाँ पे स्टेशन में कोई ड्यूटी करता था। तो जब रात को उनके ऑफिस में एक लड़ाई का जो भी कैजुअलिटी होती थी वहाँ ऑफिस में जाता था, तो उसने मेरा नाम पढ़ा, तो उसको नाम पढ़ा और उसमें एड्रेस भी था, जो कि कैजुअलिटी होने के बाद मेरे घर को तार कर दिया गया था कि ये हुआ है। उसी कॉपी उसने देखी तो मेरे को मिलने बेस हॉस्पिटल श्रीनगर आ गया। श्रीनगर में वो मेरे को मिला, तो उसका नाम विक्रम है। तो उसने बोला यार विनोद कैसा कैसा होगा, मैं कैसे, मैंने कहा तो एक बार थोड़ा मेरा चेहरा देख सकता है? उसने बोला क्या है? मैंने कहा थोड़ा मेरे को दिखा दे, मेरा कितने चोट लगी। तो देखा तो ठीक था, कोई इतना वो था नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे लगा था कि कुछ ज़्यादा ही है। तो मैंने उसको बताया कि यार एक काम कर दे भाई, मेरे घर के लिए एक चिट्ठी लिख दे। तो वो अंतरदेश से लाया और उसने मेरे घर को चिट्ठी लिखी, जो मैं बोलता रहा। फिर उसके बाद वहाँ से जिस हॉस्पिटल में मैं था ऊपर से काफ़ी कैजुअलिटी आने लगी। कैजुअलिटी आई तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो थोड़ा ठीक हो गए थे, हम लोगों को शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली बेस हॉस्पिटल या आरा हॉस्पिटल। तो वहाँ से हमको दिल्ली बेस हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं हो रही थी। दिल्ली में आया तो दिल्ली में बेस हॉस्पिटल में वहाँ पे लोगों ने बहुत हमको हेल्प करी। वहाँ पे हमारे खाने पीने की सुविधा, और क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जो लड़ाई के दौरान जो कपड़े स्नो कपड़े पहने थे तो वो तो वहीं श्रीनगर में ही छोड़ दिए थे। तो वहाँ पे किसी ने मतलब एक कुर्ता पैजामा दिया पहनने के लिए, कुछ संस्थाएँ थी वो करती थी। फिर हम वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली बेस हॉस्पिटल में रहे। तो तब भी मैं अपने घर को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं था कि मैं अपने घर को बताता कि मुझे चोट लग गई है। जब बेस हॉस्पिटल दिल्ली में हम थे तो उस समय मेरे बगल पे एक योगेंद्र यादव जी थे, जो कि शायद बाद में पता चला कि वो 18 ग्रेनेडर के थे और उनको परमवीर चक्र मिला। उस टाइम पर पता नहीं था कि उनका नाम है इसमें, मगर उनसे ऐसी बातचीत होती थी। तो बाद में पता चला कि उनको PVC मिला है। बहुत अच्छी बात है, उनके पलटन ने बहुत बढ़िया काम किया है। और वहाँ पे जब हम दिल्ली हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे काफ़ी लोग मिलने आते थे, फिल्मी एक्टर्स मिलने आते थे। और वहाँ पे मुझे इतना ध्यान है कि एक कोई सरदार जी थे, वो भी मिलने आए और उनके पास एक मोबाइल था। हमने शायद मोबाइल पहले बार ही देखा। तो उन्होंने सभी जो हम लोग वहाँ पे थे फौजी जिनको चोटें आई थी, तो उन्होंने पूछा कि यार कोई हमारे लायक कोई काम है, कोई सेवा है, आप बताइए कि आपने कहीं बात करनी है। तो हमने कहा सर हमारे तो घर में फ़ोन नहीं है, हम कहाँ कर सकते हैं। मगर मुझे ध्यान था कि मेरे चाचा जी लोग लखनऊ में रहते थे, तो उनके पास
भी फ़ोन नहीं था, मगर उनके पड़ोस में फ़ोन था। तो मेरे को नंबर याद था उनका, तो मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। तो उनको मैंने बताया कि मैं वहाँ पे मेरे चाचा जी रहते हैं, गंगा सिंह नेगी जी, और मैं उनका भतीजा हूँ, और मुझे यहाँ पे कारगिल में चोट आई है और मैं दिल्ली बेस हॉस्पिटल में हूँ, तो आप उनको बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप 10 मिनट बाद फिर फ़ोन कीजिए, मैं उनको बता के आता हूँ। मगर जब उनको गए घर पे तो शायद घर पे नहीं थे, तो तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने बोला वो घर पे नहीं, मगर मैसेज उनको पहुँचा देंगे। फिर मैं सुबह, ये दिन की 2 बजे की बात थी, फिर जब मैं सुबह दूसरे दिन सुबह अपने बेड पर बैठा हुआ था, मैं देखता हूँ कि चाचा जी मेरे को मिलने हैं लखनऊ से आगे बीएस हॉस्पिटल में। तो मैं अचानक उनको देख के हो गया, मैंने चाचा जी आप, बोला तेरा फ़ोन आया था और मैं बस विदिन टाइम वहाँ पर सुना और तुरंत गाड़ी पकड़ के मिलने आ गया। तो बोला कैसे, मैंने चाचा जी ऐसे, बोला ठीक है यार, ज़िंदगी बच गई, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई है। तो फिर मैंने कहा ठीक है चाचा जी। फिर वो बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उन्होंने कहा कि मैं घर चलता हूँ, और मैं, मेरा घर कालागढ़ का रहने वाला हूँ। तो वो वहाँ से कालागढ़ आए और कालागढ़ मेरे घर पे पहुँचे। तो तब तक भी हमारे घर वालों को पता नहीं था कि ऐसी बात हो गई है। तो फिर उन्होंने माँ को बताया कि विनोद ठीक है और अच्छी कंडीशन में है, घबराने की बात नहीं है। तो माँ ने कहा क्या बोल रहा, कौन सी विनोद, क्या हो गया? तो चाचा ने बोला ऐसी सी बात है। तो फिर घर वालों काफ़ी इसमें लगा कि यार क्या हुआ होगा, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कंडीशन क्या होगी। तो चाचा ने मम्मी पापा को समझाया कि ठीक है, हालत कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद 10 दिन करीब मैं हॉस्पिटल में रहा, और वहाँ से फिर मुझे छुट्टी मिली, और कुछ फौजी मेरे को छोड़ने आए थे नजीबाबाद तक। वहाँ से एक प्रेस की गाड़ी में मैं अपने घर कालागढ़ आया, और तब तक पता चला कि मेरी यूँ लड़ाई में अच्छा काम करके नीचे डाउन हो चुकी है। और फिर भी दुख इस चीज़ का हुआ कि मेरे 18 जवान शहीद हुए थे, और जिसमें से भी 58 जो है हम लोग कैजुअल्टी हुई। बाकी सरकार द्वारा तो कोई ऐसी सहायता अब तक नहीं मिली जिससे कि कुछ, जो कि मिलनी चाहिए थी बैटल कैजुअल्टी को। अगर कोई युद्ध में घायल हो जाता है तो उसको सरकार द्वारा कुछ ऐसी सहायता, सम्मान, जो कि कई स्टेटों में है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, मगर हमारी स्टेट ने तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। मगर मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि कोई युद्ध में घायल सैनिक या कोई युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसके बच्चों को सरकार जो है शिक्षा में मदद करे, उनको पढ़ाई लिखाई में मदद करे, और उनके बच्चों को कुछ रोज़गार में थोड़ा मदद करनी चाहिए सरकार को।